अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी का फ़िज़िकल में टॉपिक नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये हमारा है लेक्चर नंबर 7। चलिए जी, टॉपिक नंबर 2 में जो हमारे पास 2.1 मतलब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसकी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इसका स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसकी जो सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आप उसको कह लें, ठीक है, प्रोसेसेस, स्टेट एंड स्टेट फंक्शंस। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है 2.1.1, ठीक है, वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अच्छा, इस टर्म्स में सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जब हमारे पास कोई भी चेंज आता है, जैसे आप कह लें कि कोई केमिकल चेंज आ जाता है या फिज़िकल चेंज आ जाता है, केमिकल और फिज़िकल चेंज आता है, उस चेंज के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि जो हीट होती है ना, वो अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है। तो हम इसे कहते हैं कि हीट जो है वो इवॉल्व भी होगी और एब्सॉर्ब भी होगी। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये है फ्लो ऑफ हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हमें क्या बताती है? थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि फ्लो ऑफ हीट को हमने स्टडी करना है जब किसी सिस्टम के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हों या फिज़िकल चेंजेस हो रहे हों। अगर आप इसको डिफाइन करते हैं इन वर्ड्स तो आप कहेंगे इट स्टडी द फ्लो ऑफ हीट or any other form of energy into or out of a system, into or out of a system as it undergoes physical or chemical ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इससे आपको ये पता चलता है कि अगर कोई भी सिस्टम है मेरे पास, उस सिस्टम में क्या होगा कि अगर हीट जो है वो अंदर आएगी या हीट बाहर जाएगी, तो ये जो फ्लो ऑफ हीट है ना, इसको स्टडी करना वो हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि इसके अंदर हमारे पास आ जाती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ गया प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और साथ में हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन। अब अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है। किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? हमारे पास एनर्जी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, एनर्जी चेंजेस पे। एनर्जी जो है वो हमारे पास हो जाती है चेंज। जब एनर्जी हमारे पास हो जाएगी चेंज, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो हमारे पास हीट है और साथ में वर्क है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली डिस्कस करती है
किस चीज़ को, कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर या बाहर फ्लो जो है हीट का उसको डिस्कस करती है, ठीक है। उसके साथ डिस्कस करती है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में अगर हमारे पास चेंजेस आएंगे तो फ्लो ऑफ हीट पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। जब फ्लो ऑफ हीट पे इफेक्ट पड़ेगा तो उससे एसोसिएट जो हमारे पास टर्म्स है जैसे हीट हो गया, वर्क हो गया, तो इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि जब इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी तो एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे, एनर्जी के अंदर जब चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारे पास चेंज होंगी। तो थर्मोडायनेमिक्स फिर इस तरह से हमारे पास काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है। चलेंगे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमने जो बात की तो उसमें मेरे पास आ गया जी, मैं तब से कह रही हूँ सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम है। व्हाट इज़ सिस्टम? सिस्टम के साथ मेरे पास दो और चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है सराउंडिंग्स और दूसरी मेरे पास आ जाती है बाउंड्री। जब हम बात करेंगे सिस्टम की, कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम, जैसे ये मेरे पास है, आप कह लें कि यहाँ पे मेरे पास है वाटर, कोई भी आप बाउल कह लें, कुछ भी कर लें, वाटर जो है ये मेरे पास है अंडर स्टडी। कोई भी चीज़ जो अंडर स्टडी है वो हमारे पास है सिस्टम। और जो इसके बाहर वाला सारा इन्वायरमेंट है वो हमारे पास है सराउंडिंग्स, ठीक है। और ये बाउंड्री, जो बाउल की बाउंड्री है जो उसको सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से, ये हमारे पास है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या करती है? वो सिस्टम को सेपरेट करती है, किससे? आपके सराउंडिंग से। तो हम डिफाइन करेंगे सिस्टम। जो चीज़ अंडर स्टडी है, सराउंडिंग्स, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास अंडर स्टडी नहीं है, रेस्ट ऑफ मैटर, ठीक है, डैट इज़ सराउंडिंग। और बाउंड्री, बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम को सेपरेट करती है, किससे? सराउंडिंग से। चलो इसके बाद आगे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास है 4 लॉज। फोर एम्पेरिकल लॉज। अब ये लॉज क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, इनका क्या, क्यों हमें इनकी ज़रूरत है? काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंटल वर्क से हमने कुछ लॉज डिराइव किए, ठीक है, जैसे ज़ीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये जो लॉज हैं इनको हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक लॉज। ये जो लॉज हैं पूरे के पूरी जो हमारी थर्मोडाइनमिक्स है वो बेस करती है इन लॉज के ऊपर, और ये लॉज जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 हमारे पास एम्पिरिकल लॉज हैं, उन 4 एम्पिरिकल लॉज पे हमारी पूरी की पूरी थर्मोडाइनमिक्स बेस करती है, ठीक है। इसके अलावा इन लॉज की एक जो सबसे जो डिफरेंट या यूनिक पहले बात क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी के। चलो अब हमारे पास जो बनता है 2.2, वो हमारे पास क्या था? स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके स्कोप की बात करते हैं ना, तो स्कोप में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब सबसे ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो इसमें है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास लॉज है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया वॉल्टहॉफ लॉ, ठीक है, फेज रूल हो गया,
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। इस तरह के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉज हैं ना, ये वाले लॉज जो हैं ये हम एक्चुअली ड्राइव करते हैं किससे? थर्मोडायनेमिक लॉज। इसका ये मतलब है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, उन लॉज को ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? थर्मोडायनेमिक लॉज चाहिए होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स को, ये है कि हमारे पास कोई भी फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसको हम देख सकते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। वो हम कैसे देख सकते हैं? हम क्या करते हैं कि हम सेट ऑफ कंडीशंस उस पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया या कंसंट्रेशन हो गया, इन सारों को कंट्रोल करेंगे, हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और उन कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये फ़िज़िकल या केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा। थर्ड पे जो इसका स्कोप है वो ये है कि ये हमें ये तो बताता है कि फ़िज़िकल या केमिकल चेंज है, इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि ये कहाँ तक होगा इक्विलिब्रियम आने से पहले। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले ये कहाँ तक होगा, ये प्रिडिक्ट करता है। एक्चुअली ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई भी फिज़िकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है तो वो कहाँ तक होगा, अनटिल अनलेस कि वो इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले। अब इसके बाद आ जाती है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये डिस्कस करता है ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिस्कस करेगा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का क्या मतलब है? मैक्रोस्कोपिक हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, या हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल एटम है या एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है तो वो माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा और ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिस्कस नहीं करता। ये हमेशा बल्क में अगर हमारे पास कोई चीज़ होगी तो उसी को डिस्कस करेगा। नंबर 2 पे इसमें इसकी जो सेकेंड लिमिटेशन है, हमने ये कहा कि ये प्रिडिक्ट करता है फिज़िकल चेंज को या केमिकल चेंज को। अगर हम सेट ऑफ कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि फ़िज़िकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। लेकिन ये जो चीज़ नहीं बताता वो है टाइम फैक्टर, कि कितने टाइम में हमारे पास फिज़िकल चेंज होगा, कितने टाइम में हमारे पास केमिकल चेंज होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ फिज़िकल और केमिकल चेंज नहीं बताता। ये हमें सिर्फ बता देता है कि इनिशियली ये इसकी स्टेट थी और फाइनली ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये हमें बीच में उसका जो रेट है या उसका जो टाइम है उसके बारे में हमें नहीं बताता। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जी हमारा हो जाएगा 2.1.3। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस। चलिए जी, जब हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम की तो इसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है फेज। होमोजीनियस में हमारे पास क्या होगा, वन फेज होगा। जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर सिंगल सॉलिड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक वन फेज में। जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसके अंदर ये यूनिफॉर्म होता है सिस्टम थ्रू आउट, ठीक है, इसको होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस होते हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आइस है, आइस जब वाटर के अंदर होगी
तो ये मेरे पास लिक्विड हो गया, ये मेरे पास सॉलिड हो गया, तो ये मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने शुगर जो है उसको मैंने डिज़ोल्व किया हुआ है वाटर के अंदर, ये मेरे पास वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम आ जाएगा। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स में भी इसी तरह से हमारे पास होमोजीनियस हो गया और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हो गया। अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स में इसके अलावा इसकी जब हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम्स। अच्छा जी, अब इन सिस्टम्स में हमारे पास क्या है, इसकी मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। मेरे पास है 3 सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम जो है उसके अंदर मेरे पास क्या है, ना तो एनर्जी बाहर जा रही है ना एनर्जी अंदर आ रही है। ठीक है, दूसरी तरफ ना तो मेरे पास मैटर बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर ना तो एनर्जी अंदर बाहर आ सकती है और ना ही मैटर अंदर बाहर आ सकती है, जा सकती है, आ सकती है ना जा सकती है। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे हमारे पास एक होती है थर्मस होता है, थर्मस के अंदर ना तो एनर्जी बाहर जाती है ना ही मैटर अंदर से बाहर आती है। उसके अंदर अगर आपने पानी रखा हुआ है काफ़ी देर के लिए, तो वो पानी जो है वो गर्म का गर्म ही रहेगा, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ हीट नहीं होता। दूसरे सिस्टम की जब हम बात करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, उसमें हमारे पास क्या होता है जी, एनर्जी तो अंदर चली जाती है, लेकिन मैटर बाहर नहीं आती हमारे पास। ठीक है, इस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं क्लोज्ड सिस्टम का। थर्ड सिस्टम में क्या होता है जी, हमारे पास एनर्जी और मैटर दोनों अंदर बाहर आते जाते हैं। ठीक है, उसको हम कह देते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, तो इस लिहाज से आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जो ना तो मैटर को जो है वो ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग्स में, और ना ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। मतलब एक सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी सराउंडिंग्स में नहीं जाती। ठीक है, दोनों नहीं जाते। क्लोज्ड सिस्टम की जब हम बात करेंगे, क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। कोई भी एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो अंदर बाहर लेके जाता है, लेकिन मैटर को मूव नहीं करता। ठीक है, ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ये मेरे पास हो गया एक सिस्टम, उसमें मैटर भी बाहर जा रही है आ रही है और एनर्जी भी बाहर जा रही है आ रही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ गया, जैसे हमारे पास कोई भी थर्मस है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की, उसके अंदर आप ये कह लें कि आपने कोई भी गैस है उसको बंद किया हुआ है किसी सिस्टम के अंदर, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, वो ठंडा भी हो रहा है गर्म भी हो रहा है, लेकिन उसके जो गैस पार्टिकल्स हैं वो बाहर अंदर नहीं जा रहे। ठीक है, ओपन सिस्टम की आप बात कर लो, जैसे वाटर है। ठीक है, वाटर को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो वेपर्स भी बाहर जा रहे हैं, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, अंदर आ रही है बाहर आ रही है। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 5 सिस्टम्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम सिस्टम्स की बात करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस में हमारे पास सिंगल फेज होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस के अंदर हमारे पास 2 और मोर देन 2 फेजेस होंगे। जब हम बात करेंगे सिस्टम्स में फर्दर, तो हमारे पास आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर ना तो एनर्जी अंदर जाएगी ना मैटर अंदर जाएगी, ना ही दोनों बाहर आएंगे, मतलब वो फुल क्लोज सिस्टम है, आइसोलेट किया हुआ है हमने उसको। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनर्जी अंदर बाहर जाती है, लेकिन हमारी जो मैटर है वो अंदर बाहर नहीं जाती सिस्टम के अंदर, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जाती। थर्ड हमारे पास आ गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा कि सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी भी जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर भी जाएगी। एक हमारे पास आ जाता है एडायाबैटिक सिस्टम। इसी तरह से एडायाबैटिक सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि ना तो जिसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो हमारे पास अंदर बाहर नहीं आती जाती, उसको हम एडायाबैटिक सिस्टम कह देंगे। अब फर्दर जो है वो हम चलेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। टॉपिक होगा हमारा 2.1.4, वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़,
ये हमने पढ़ा था कि ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को डिस्कस करती है। ठीक है, तो जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव। अच्छा, इंटेंसिव जो है, एक्सटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव जो है इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि ये मैस इंडिपेंडेंट होती है, मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। दोनों में यही मेन बेसिक डिफरेंस है। ये जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और ये जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे हम ले लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इंटेंसिव है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव है। जब हम बात करते हैं इंटेंसिव की तो उसमें हमारे पास आ जाता है प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, कंसनट्रेशन आ जाती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव की तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी। इंथैल्पी जो है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज इंथैल्पी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसके एग्जांपल्स में फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मैंने उसको, उसके अंदर है मेरे पास वाटर, ठीक है, मैंने उसको टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया और मैं उसको लेके 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब ये बीकर जो है इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ से कोई भी ड्रॉप उठाऊँगी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगर इसी को मैं किसी दूसरे बीकर में डाल लूँगी छोटे में भी, तब भी इसका टेम्परेचर जो है वो मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे इंडिपेंडेंट है। तो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और जो एक्सटेंसिव हैं वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये होती है एडिटिव्स, ठीक है। कैसे एडिटिव होती है, अगर मैंने वॉल्यूम डबल किया तो जो फ़र्ज़ कर लें कि जी, जैसे आप सपोज कर लेते हो आपने कर दिया है उसका, एक आपके पास इसी बीकर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसमें मेरे पास है बीकर, ठीक है, बीकर के अंदर मेरे पास पानी है, ठीक है, मैंने डबल कर दिया इसका मैस, तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे जो कि इंटेंसिव के केस में ऐसा नहीं है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, तो वो इस तरह से भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास है 2.1.5 टॉपिक, दैट इज स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अच्छा जी, स्टेट ऑफ सिस्टम, जैसे कि हमें इसके पता चल रहा है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है कोई तो ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की, तो उसके बीच में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, या आप उनको पैरामीटर्स कह लो, या आप उनको कह लो वेरिएबल्स। ये इनको कहा जाता है स्टेट फंक्शंस और स्टेट पैरामीटर्स और स्टेट वेरिएबल्स। ये हमारे पास किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लो, आपने कोई भी चीज़ है, आपके पास स्टेट वेरिएबल्स है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, आप इनको फिक्स कर देते हो। जब आप इनको फिक्स कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली स्टेट के अंदर जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे आप सपोज कर लो कि अगर आपने प्रेशर है और टेम्परेचर है, आपने इसको कर दिया जी फिक्स। ये जब फिक्स हो गए तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है डैट इज इक्वल टू 1, देन पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब मैंने कहा कि मैंने प्रेशर जो है वो भी फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। जो चेंज होता है हमारे सिस्टम में, मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जो हमारे पास कोई भी
सिस्टम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं इन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करती हूँ, ठीक है, शुरू में जब मैंने किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया तो वो आप लेट्स सपोज कि वो आपके पास था T1, ठीक है, उसके बाद आप चले गए टेम्परेचर T2 पे। अब मैं कैसे फाइंड करूँगी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है? डैट विल बी डेल्टा टी, उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास हो जाएगा जो हमारा फाइनल टेम्परेचर था माइनस हमारा इनिशियल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ये हमारे पास हो गए स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम हमारे पास वो स्टेट होती है जिसके अंदर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, और वो डिपेंड करती है डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। और उन पैरामीटर्स में जैसे हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, और वो हमारे पास रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। उसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर को मैं फिक्स कर देती हूँ या प्रेशर या वॉल्यूम को फिक्स कर देती हूँ, टेम्परेचर हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हो गए, स्टेट पैरामीटर्स हो गए या स्टेट फंक्शंस हो गए, ठीक है। इनको हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कहते हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शंस कहते हैं और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये वेरी करते हैं और इनके वेरी करने पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल जो स्टेट्स हैं वो सिस्टम की आती हैं और यही इसी के अकॉर्डिंग फिर हम इनके भी जो वेरिएबल्स का चेंज आता है उसको निकालते हैं और जो स्टेट चेंज आता है उसको निकालते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। 2.1.5 था 2.1.6 पे, ठीक है। 2.1.6 में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होती है इक्विलिब्रियम स्टेट और एक होती है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब हम बात करते हैं ना इक्विलिब्रियम स्टेट की, इसके अंदर जो हमारे पास सारे के सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं या स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है थ्रू आउट द सिस्टम, मीन्स कि वो वेरी नहीं करती। इसके अंदर जो सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं या स्टेट पैरामीटर्स होते हैं वो थ्रू आउट हमारा जो सिस्टम होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ रहती है। मतलब हमारा जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग ये सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है 3 कैटेगरीज इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम डिफाइन करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को। इसके अंदर जो हमारे यही स्टेट वेरिएबल्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब वो चेंज हो जाते हैं सिस्टम में बार बार चेंज होंगे तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। आपकी स्टेट भी चेंज होगी, आपके पैरामीटर्स भी चेंज होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज जो है वो होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स में जब आप देखेंगे किसी सिस्टम के, ठीक है, जब आप किसी भी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स उठाएंगे तो उसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं थ्री टाइप्स का, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और नंबर 3 हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है जी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग्स का और सिस्टम का वो सेम होता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ठीक है, वर्क डन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक पार्ट होता है सिस्टम का, जैसे कि हमने बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर ये फर्दर टाइप है, तो इसमें कोई वर्क नहीं किया जा रहा होता एक पार्ट बाय वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। फर्दर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है वो सिस्टम की वो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब कि हमारे पास कोई केमिकल चेंज नहीं आता। तो अगर हम इसको बताएंगे तो हम ऐसे बताएंगे कि
इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास आ गई 3 स्टेट्स। जो फर्स्ट स्टेट है डैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है सराउंडिंग्स एंड सिस्टम का वो एक जैसा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट कर ले आपके पास ये बीकर है, अंदर अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बाहर भी आपका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। सेकेंड आपके पास आ गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के में आपके पास क्या होगा कि एक पार्ट जो है सिस्टम का, ठीक है, वो दूसरे पार्ट पे वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से ही एक्चुअली हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर थ्री पे आपके पास आ जाएगा जी केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारी जो कॉम्पोजिशन होती है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये हमारे पास हो गए इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को। 2.1.7 जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ गए हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है। जो नंबर 1 टाइप हमारे पास होती है डैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअली हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है। टेम्परेचर जब हमारे पास फिक्स होगा तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर होगा डैट विल बी इक्वल टू 0, तो उसको हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, मेरे पास है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो वो इस तरह से एक आइसोथर्म आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर टू जो है वो मेरे पास है आइसोबैरिक, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे बार मीन्स, इससे आप इसको याद रखें कि जो इसका प्रेशर है हमारे पास किसी भी सिस्टम का वो हम कर देते हैं फिक्स, ठीक है। प्रेशर फिक्स होगा तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर जो है डैट विल बी इक्वल टू 0, तो उसको अगर आप प्लॉट करते हो तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में हमारे पास है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में हम क्या करते हैं प्रोसेस में, इसमें हम वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर देते हैं सिस्टम का, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो वॉल्यूम चेंज है वो हमारे पास 0 आ गया। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम तो ऑब्वियसली हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस कर देगा। 4 पे है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा कि आपने ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके इनिशियल पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट है, आप सेकंड पे गए और फिर आप वापस इसी की तरफ आ गए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, या रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम को आपने एक स्टेट दी, एक स्टेट में से गुजरा, उसके बाद गुजरने के बाद वो डिफरेंट प्रोसेसेस में से गुजरा और उसके बाद वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया, तो आपका जो डी ई है दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ए डायबिटिक नंबर 5, ए डायबिटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है ना उसको हम फिक्स कर देते हैं, ना हीट अंदर जाती है ना बाहर जाती है, हीट जो है वो जितनी है वो उतनी ही रहती है, तो चेंज इन हीट जो है डैट इज़ इक्वल टू 0। अब जब मैं साइक्लिक और ए डायबिटिक को डिस्कस हम इसके बारे में बताएंगे तो वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा
कि ये मेरे पास था आइसोबैरिक, ये मेरे पास था आइसोकोरिक। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसके अंदर मेरे पास है वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए डायबेटिक, ठीक है। ये मेरे पास आ गया आइसोथर्मल, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है ये मेरे पास हो जाएगा साइक्लिक। इसके बाद आगे अब हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जब हम बात करेंगे तो इसके नाम से है कि ये रिवर्स हो जाता है और ये रिवर्स नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली हमारे पास जो चेंज होता है ना वो बहुत कम होता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज होगा तो हम उसको दोबारा से वापस भी लेके जा सकते हैं। अगर इस तरफ बहुत थोड़ा चेंज है तो हम उसको दोबारा वापस दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है जी, सडन चेंज हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, स्टेप्स उसके इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कि हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते। एक तो ये हमारे पास प्रोसेस हो जाता है स्लो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास एक गैस है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक रखा हुआ है पिस्टन। मैंने इस पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर किया कि रेट जो चेंज आया मेरे पास उसमें प्रेशर में वो डीप ही है, बहुत छोटा स्टेप है, ठीक है। फिर मैंने और इसको ऊपर किया, फिर और ऊपर किया, तो ये इतने छोटे छोटे स्टेप्स है कि मैं इसको दोबारा जब नीचे की तरफ लेके आऊँगी तो वॉल्यूम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम जो है उसमें चेंज आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, इस लिहाज से फिर इंटरमीडिएट स्टेप भी होता है, ठीक है। सारे के सारे जो चेंजेस हैं कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिट टाइम हो जाता है हमारे पास इसमें, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना हर छोटे छोटे स्टेप पे, रिवर्सिबल में ना हर छोटे छोटे स्टेप पे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसकी। इसमें क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मैंने फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक गैस है, ये मैंने उसके ऊपर एक पिस्टन है, मैंने सडनली इसको यहाँ से यहाँ ले गई, इतना बड़ा चेंज हो गया, या तो वो इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे रहेगा इक्विलिब्रियम में, या वो फाइनल स्टेज पे रहेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जब एकदम से ये चेंज आएगा हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उस तरीके से हमारे पास वो रिएक्शन नहीं होगा कि मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में अगर हम उसको लेके जाते हैं तो हमारे पास उसको रिवर्स करना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। इस तरह से हमारे पास रिवर्स करना उसको पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और ये मेजरेबल स्पीड पे होता है। इसमें हमारे पास छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो इसमें हमारे पास जो वर्क होता है रिवर्सिबल, वो हमारे पास ज़्यादा होता है देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो स्लोली होता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो चेंज होता है स्टेट ऑफ सिस्टम में वो भी हमारे पास बहुत कम होता है, मतलब उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सडनली चेंज होता है, सडन चेंज की वजह से क्या होता है कि इनिशियल से फाइनल स्टेज की तरफ चला जाता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं होते, इंटरमीडिएट स्टेप्स ना होने की वजह से उसको रिवर्स करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलें जी, अब हम नेक्स्ट जो है हम लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7 जो है उस कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे।